हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास। मैं रामजी सर। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, वट एवर यू आर कनेक्टेड फीलिंग विद दिस। आई होप दैट आप सर्दियों में इंजॉय कर रहे होंगे, सर्दियों से प्रोटेक्टेड होंगे और अपने बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में शुरू किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करने का। इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सीरीज में आज हम लोग लेकर के आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। माय डियर स्टूडेंट, कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ साथ में इससे रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट with today first question and the question number 11 of this NCERT exemplar. So इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है common salts beside being used in kitchen can be used as the raw material of making. जो किचन के अंदर जो है साल्ट है वो कौन सा साल्ट है? कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट किसका किसका नाम होता है? तो कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड का नाम होता है। सो इस टेबल साल्ट, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो पूछा गया है सवाल कि कॉमन साल्ट मटेरियल किचन के अंदर यूज करने के साथ साथ इससे और क्या क्या बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेग लाइम। और इसमें जो है मोर देन वन मल्टीपल चॉइस को आंसर जो है करेक्ट हो सकते हैं। 1 2 इज करेक्ट, 1 2 3 4 इज करेक्ट, 1 3 इज करेक्ट, 1 3 4 इज करेक्ट। तो इसमें कौन से करेक्ट ऑप्शन है इसको समझना है हम लोग को। तो इसके लिए जो है एक एनसीईआरटी के लाइन को जाते हैं हम लोग, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और इसके बाद इसमें जो है बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन होगा उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन इन एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल ऑफ द डेली यूज सच एट द सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। सो इस कॉमन साल्ट यानी जो सोडियम क्लोराइड है, टेबल साल्ट है, इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? तो इससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। तो इसमें जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दिया है वॉशिंग सोडा एकदम बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं बना सकते, डायरेक्टली नहीं बना सकते बाबू, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से पहले क्लोरीन ऑब्टेन होगी और क्लोरीन को हम लोग पास करते हैं स्लेग लाइम के अंदर, तब जा करके जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा बना सकते हैं, स्लेग लाइम एकदम नहीं बना सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे कॉमन साल्ट के लिए, इसे वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या? सी, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी द सी, बेकिंग सोडा एज वेल एज द वॉशिंग सोडा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, one of the constituent of baking powder is sodium hydrogen carbonate, other constituent is। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर का फार्मूला माय डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ साथ में उसके साथ मिला होता है क्या? टार्टरिक एसिड मिली होती है। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, नहीं मिली होगी। एसिटिक एसिड नहीं मिली होती है। सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल एसिड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो मिक्स एसिड होती है वो टार्टरिक एसिड होती है, एज ए प्रिजर्वेटिव यहाँ पे काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यूजेज ऑफ द बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच इज द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्टरिक एसिड। when baking powder is heated or mixed in the water following reaction takes place। तो इसको भी समझ लेना है कि कैसे बेकिंग पाउडर जो है किचन में काम करता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसके साथ जो है कि टार्टरिक एसिड मिली होती है। तो जब भी ये जो है साल्ट है एक प्रकार का कैसा है? ये जो एक प्रकार से बेसिक साल्ट है। तो बेसिक साल्ट जो है एसिड के साथ, टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इवोल्यूशन होता है माय डियर स्टूडेंट। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोमी जो है प्लफी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है जो आइटम हम लोग कुक करते हैं किचन के अंदर। यस,
तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या मिला होता है, टार्टरिक एसिड मिली होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश और द टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली इट इज़। तो इसको पहले हम लोग कर चुके हैं कि कॉमनली जो है टूथपेस्ट कैसा होता है, तो बेसिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, जो है बेसिक नेचर होता है, क्योंकि जो है माउथ कैविटी के अंदर क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है बेसिक जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो लिखा है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द एसिड कंटेंट, जो कोरोड कर देता है टीथ को, तो इस पर्टिकुलर एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। सो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड प्रोड्यूस इनटू द माउथ वी आर यूजिंग द बेसिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ द टूथपेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है क्वेश्चन का 13 का बन जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and a base? Aqueous solution, higher the pH stronger the acid, higher the pH weaker the acid, lower the pH stronger the base, लोअर द पीएच एंड वीकर द बेस। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इस सवाल के, इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और यदि क्वेश्चन बन जाता है, आंसर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज जो है वीडियो को रिज्यूम करके फिर जो है आगे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से कि ये पीएच स्केल दिया हुआ है, जैसे जैसे जो पीएच का वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी, और एसिड के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल के बाद क्या हो जाएगा, बेसिक होने लगेगा। तो यदि पीएच कम है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और यदि पीएच ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। किससे कम और किससे ज़्यादा, तो इस पॉइंट को समझ के चलना है माय डियर स्टूडेंट, कि पीएच यदि 7 है तो जिस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। पीएच 7 से यदि कम पीएच है सोल्यूशन का, लेस देन 7 है, तो उस केस में एसिडिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा 7 से, वैसे वैसे एसिडिक की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे पीएच जो है ज़्यादा होता जाएगा 7 से, उस तरीके से एल्कलिनिटी और बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। अभी इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करें कि लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं, गलत बात। हायर द पीएच वीकर द एसिड, बात सही है। क्वेश्चन इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। और हो सकता है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, गलत बात है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस, लोअर द पीएच एसिडिक ज़्यादा होगा, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर बेस, यस। तो इसका जो है हायर द पीएच वीकर द एसिड, क्वेश्चन 14 का सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इट विल बी करेक्ट। सो सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड lower the pH and weaker the base, lower the pH and, तो second and fourth, it will be second and fourth, and which one is present into the ऑप्शन नंबर डी। माय डियर स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, डी। देखें एक बार फिर से, लोअर द पीएच, पीएच लोअर होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा, बेसिक कम होगा, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, यस पीएच हाई होगा तो बेसिक होगा, बेसिक होगा तो बेसिक एसिडिक नेचर कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, और सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज गिवन इनटू द डी ऑप्शन। सो 14 का बन गया क्या, डी। क्वेश्चन नंबर 15, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है लेस देन 7 होता है, मोर देन 7 होता है, इक्वल टू 7 होता है, इक्वल टू 0 होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसके पर्टिकुलर प्लेस पे, डिफरेंट प्लेस पे कौन कौन से पीएच का वेरिएशन होता है उसको समझ लेंगे, और इसके बाद इस तरीके से हमारा सारा आंसर बन जाएगा। तो ओरल कैविटी का जो पीएच होता है 6.8 से 7.5 तक होता है। स्टमक कैविटी का जो है पीएच 1.2 से 2 तक होता है। ड्यूडेनम का 5.6 से 8 पॉइंट समथिंग होता है, ध्यान से रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच 7.2 से 7.5 एल्कलाइन होता है। कोलन का 7.9 से 8.5 होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक से सीक्रेट होता है और उसका जो पीएच होगा क्या होगा, लेस देन 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी ए।
आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले जो है हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कह रहा है कि आयनाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, डाइल्यूशन होगा या साल्ट फॉर्मेशन होगा जब कभी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड इनटू द वाटर। तो क्या होगा देखें, जब कभी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो याद रखना है कभी भी वाटर को एसिड में नहीं ऐड करना है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें। ऑलवेज एसिड एडेड टू वाटर, एसिड एडेड टू वाटर, दिस इज द करेक्ट मेथड। नेवर विल ऐड द वाटर इनटू द एसिड। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पे घड़ी का निशान ये बता रहा है कि क्विक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत क्विक होगी और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी जो कि जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल होगा जब कभी भी हम एसिड को वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे। तो करेक्ट मेथड क्या है, एसिड विल ऑलवेज ऐड इनटू द वाटर। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा हाई जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसको जो है कि वाटर जो है न्यूट्रलाइज कर दे अपने टेम्परेचर के साथ। दूसरा है यहाँ पे देखिए पीपेट के थ्रू जो है HCl को ऐड किया जा रहा है। HCl को ऐड करने से क्या होगा कि ये HCl जो वाटर के अंदर जाने के बाद आयोनाइज भी हो जाता है, आयोनाइज होगा और जो आयोनाइज होने के बाद H+ आयन और साथ साथ में जो H+ आयन है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाकर के एसोसिएट हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ में क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो 16 का जो आंसर होगा कि कौन सी घटना घटेगी व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इनटू द वाटर। तो आयनाइजेशन होगा, यस HCl अपने आयनों में टूट जाएगा, H+ एंड Cl- में टूट जाएगा और H+ वाटर के साथ जाकर के रिएक्ट कर जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है। तो चूंकि वाटर बेस नहीं है, HCl एसिड तो है लेकिन वाटर बेस नहीं है, एम्फोटेरिक नेचर में होता है तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन नहीं होगी। डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन में क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। साल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एसिड और बेस नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर ही साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इस बात का याद रखेंगे इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बनेगा फर्स्ट एज वेल एज द थर्ड। फर्स्ट एज वेल एज थर्ड किस ऑप्शन में है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो है व्यक्तियों को, जिन भी स्टूडेंट को जो है आँख से दिखाई नहीं देता है उसमें उस प्रकार के स्टूडेंट के लिए किस प्रकार के एसिड बेस के इंडिकेटर को यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर यूज करने के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लें। क्या होता है? दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर द सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय द चेंज इन द कलर। कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग द कलर। देयर आर द सम सबस्टांसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो कुछ ऐसे सबस्टांस है जिनका कलर के बेस पे चेंजिंग होता है लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड जो कि जिनको कि दिखाई नहीं देगा। तो उस प्रकार के स्टूडेंट के लिए हम लोग महक वाली, स्मेल वाली इंडिकेटर को यूज करेंगे, ऑर्डर चेंज, जिसको कि हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में याद रखेंगे एग्जाम्पल वेनीला है, ऑनियन है एंड क्लोव है। तो इस प्रकार से जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं जिनको कि दिखाई नहीं देगा तो कलर जो है, कलर वाले जो है जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है और पिटूनिया लीव्स हैं, एक कलर चेंज करने की वजह से जो है एसिड बेस इंडिकेटर के तरीके से यूज होते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में एकदम क्लियर कट लाइन में लिखा है वनीला इसेंस। जहाँ भी इसेंस आएगा, स्मेल आएगा, उसमें जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि जो स्मेल शक्तियाँ जो काम करेंगी और इस तरीके से स्टूडेंट पहचान लेगा कि ये एसिड है कि बेस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? 17 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी द सी, वनीला एसेंस। इट विल बी एक्ट एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल नॉट गिव द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट एसिड। कौन सा ऐसा सबस्टांस है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं करेगा? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहता है कि देखिए जो है इसमें ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि मार्बल है, लाइम स्टोन है, बेकिंग सोडा एंड लाइम है।
कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या करता है कि यदि कोई भी कार्बोनेट होगा, देखिए ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन कॉपी की गई है यहाँ पे, कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिलीज करेगा। यहाँ पे हमको ये समझ लेना है कि मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बेकिंग सोडा जिसका कि फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लेकिन यहाँ पे लाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये जो है कार्बोनेट नहीं है, बाइकार्बोनेट नहीं है। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड जो है माय डियर स्टूडेंट, यानी लाइम जो है रिएक्ट करने के बाद एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन नहीं करेगी। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन। लाइम स्टोन, इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल भी, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का है। यानी ये तीनों कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए यहाँ पे क्या, कि कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या ढूंढेंगे, कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, लाइम, दैट विल बी द डी। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी डी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के साथ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। लाइम जूस, लाइम जूस किसको कहते हैं, लाइम वाटर और लाइम जूस में अंतर है। लाइम जूस क्या होता है, लीमन जूस का नाम है, लीमन जूस जो है उसी को हम लोग कहेंगे कि लाइम जूस है। लाइम वाटर अलग चीज़ है, लाइम वाटर दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द लाइम वाटर। लेकिन ये लाइम जूस है, एसिडिक होता है, सिट्रस फैमिली में होता है, नींबू फैमिली में होता है, ऑरेंज फैमिली में होता है, याद रखेंगे। ह्यूमन ब्लड जो है स्लाइटली जो है 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन होता है, इसका पीएच जो है बेसिक होता है। लाइम वाटर, फिर वही देखिए लाइम वाटर और लाइम जूस। लाइम वाटर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एंटा एसिड्स क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इस प्रकार के जो एसिडिटी को रिलीज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, इस प्रकार के सब्सटेंस को एंटा एसिड्स की बात करते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पीएच दिया हुआ है 0 से लेकर के 14 तक, और इसके ऊपर जो सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे HCl है, स्टमक है, लीमन जूस है, विनेगर है, वाइन है। इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके आप जो है बना सकते हैं एक जो है पीएच और डिफरेंट सब्सटेंस का एक चार्ट बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर द चार्ट एज वेल एज द कोरिलेट द सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द एसिडिक और द बेसिक पीएच। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन में याद रखना है, ध्यान रखना है क्या, लाइम जूस और लाइम वाटर में अंतर है। लाइम जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसका पीएच जो है <7 होगा, सिट्रस फैमिली में होगा। और लाइम वाटर क्या है, बेसिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका पीएच जो है <7 होगा। इस चार्ट से हम लोग मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लीमन जूस का पीएच अप्रॉक्सिमेटली <7 2 होता है, और यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अप्रॉक्सिमेटली 10 to 11 इसका पीएच पाया जाएगा। तो इस चार्ट से हम लोग करेक्ट ऑप्शन बना लेंगे, कौन सा, सो करेक्ट ऑप्शन इट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज द लाइम जूस। आइए क्वेश्चन नंबर 90। हाँ देखिए ब्लड का पीएच कितना है माय डियर स्टूडेंट, 7.4 के आसपास, 7.35 to 7.45 के आसपास होता है। यानी स्लाइटली ब्लड हमारा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। यदि आप किसी कहीं पे कट लग जाता है और उस ब्लड को आप टेस्ट करके देख सकते हो, थोड़ा सा नमकीन लगेगा, छारी लगेगा, इस तरीके से उसका पीएच 7.35 to 7.45 के आसपास होगा। क्वेश्चन नंबर 20। In attempt to demonstrate the electrical conductivity through the electrolyte, the following apparatus figure 2.1 was set up. Which of the following statement is correct? देखिए यहाँ पे पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं, क्या फिगर है। यहाँ पे फिगर एक 2.1 फिगर में जो है सेटअप किया गया है कि इसके अंदर जो है एक डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लिया गया है, और इसमें जो है कि कील लगा करके इलेक्ट्रोड बनाया गया और इसको बैटरी से ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको हमको देखना है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। कोई ज़रूरी नहीं है बल्ब को ग्लो करने के लिए सोल्यूशन का एसिडिक और बेसिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो, चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, चाहे साल्ट हो, बल्ब ग्रो करेगा। तो इसमें ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फाइंड आउट करना है हमको कि विच वन इज द करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निसेस आयरन फॉर द कंडक्शन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के
की बात की गई है, इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस और फर्निश और आयन दे देगा। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, नहीं, हम देख सकते हैं इस फिगर में कि सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है सही नहीं है। आइए आगे बात करें फोर्थ स्टेटमेंट में, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, दिस आल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड ऑप्शन इट विल बी द करेक्ट, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर द कंडक्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है सी में ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द सेकेंड। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट 11 to 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया विद द परफेक्ट सोल्यूशन एज वेल एज बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। आंसर देख लें एक बार फिर से, वीडियो को पॉज करके आप आंसर को नोट कर सकते हैं यहाँ से बहुत आसानी से। और इस तरीके से आज के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को एज मच एज पॉसिबल जो है आग के तरीके से फैला दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं विश करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई ऐसे जारी रखें, कंटिन्यू रखें और विंटर से, सर्दियों से बचे रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।